हेलो इंडियन एस्पिरेंट्स। आज हम संगम पीरियड का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सोर्सेस पढ़े, तीनों संगम के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल हिस्ट्री, चोला चेरा पांड्यास पढ़े। नाउ इन दिस वीडियो वी विल रीड संगम पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, संगम सोसाइटी, वुमेन कंडीशन इन संगम पीरियड एंड नाउ संगम इकोनॉमी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जैसे मैं हर बार पिछली वाली वीडियो में भी दिया। इस वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को देखिए। जो पहला क्वेश्चन है ना, उसका तो उत्तर आप पिछली वीडियो से ही दे सकते हैं। अच्छे से देखिए क्या लिखा है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनमें से। अच्छे से देखिए, इसमें उत्तर मिल जाएगा। पिछली वीडियो में ही मैंने उत्तर दे चुका हूं उसका। बस दूसरे वाले के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। उसका उत्तर दूसरी वीडियो अभी चल रही है, इसमें मिल जाएगा आपको। अगर किसी को भी पता है तो अभी कमेंट में लिख दीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे बढ़ के। संगम पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट कैसी थी? हेरिडेटरी मोनार्की, मतलब अनुवांशिक, राजा का बच्चा ही राजा बनेगा। ठीक है, ये देखिए बगल में ब्लैक वाले मैंने पूरे स्क्वायर में लिखा है, स्टेट हेडेड बाई किंग, एंड उसके नीचे प्रोविंसेस होती थी जिनको नाडू कहते थे। उनको हेड करते थे उनके ऑफिसर्स, अधिकारी। ठीक है, अब इधर आ जाइए सेकंड पॉइंट में। जो किंग होता था उसको एक काउंसिल्स होती थी, 5 लोगों की काउंसिल, जैसे आज कैबिनेट होती है प्रधानमंत्री, जैसे उनकी काउंसिल्स होती थी, जिसमें मिनिस्टर, पंडित, प्रीस्ट, एनवॉयस जो कई देशों से आते थे, मिलिट्री कमांडर, सेनापति और स्पाई, स्पाई, जासूस, ये सभी लोग मिलकर शासक को सलाह देते थे। ईच रूलर हैड हिज ओन रेगुलर आर्मी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पिछले वीडियो में ही बता दिया। देखिए ऊपर ये आई बटन पे पहला वीडियो आ रहा होगा, उसको देखिए कि हर एक शासक एक दूसरे से लड़ता रहता था, चोल चेर पांड्या, इसलिए इनके पास आर्मी होना तो लाजमी था। द चीफ सोर्स, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था राज्य की इनकम का? पहला लैंड रेवेन्यू, जिसको क्या कहते थे? कराई। दूसरा बूटी, बूटी मतलब लूट, जो युद्ध के रूप में कैप्चर की जाती थी जब युद्ध करते थे तब। तीसरा कस्टम ड्यूटी, जो फॉरेन ट्रेड होता था उससे कस्टम ड्यूटी ली जाती थी। अब ये लोग, जब आप मान के चलिए जब फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो अपने यहाँ पे रोड्स अच्छी रखेंगे, हाईवेज को मेंटेन करेंगे। वही लिखा है यहाँ पे। जो स्मगलिंग होती थी, डाकू होते थे, उन सबसे अपनी रोडों को बचाकर रखा जाता था, हाईवेज को सुरक्षित बनाए रखा जाता था, जिससे व्यापारी आवागमन कर सकें अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट संगम सोसाइटी, जो तोलका पियम है, तोलका पियर द्वारा लिखी गई है दूसरे संगम काल में, उसमें हमको उल्लेख मिलता है 4 जातियों का, कास्ट। लेकिन ये 4 कास्ट नॉर्थ इंडिया जैसी नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पे 4 कास्ट का अर्थ है अरासर, रूलिंग क्लास शासक, अंथनार, प्रीस्ट क्लास ब्राह्मण, वनिंगार, जो ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं, व्यापारी, वेल्लार, एग्रीकल्चरिस्ट। आपको एक अलग चीज यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? देखिए, रूलिंग क्लास वही क्षत्रिय हो गया, अंथनार वही ब्राह्मण हो गए। तीसरा, उत्तर भारत में जो वैश्य वर्ग था वो व्यापार तो करता ही था, उसके साथ साथ कृषि भी करता था। लेकिन दक्षिण भारत में वाणिगार करते थे, व्यापार, तो इनको हम वैश्य से जोड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर भारत में शूद्र की स्थिति थी, लेकिन यहाँ पे कोई शूद्र जैसा व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे वेल्लार हैं जो एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं, तो यहाँ पे शूद्र जैसी किसी भी व्यक्ति की स्थिति नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं जो उत्तर भारत का समाज और दक्षिण भारत का समाज है, उसमें एक भिन्नता यह है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की शूद्र जैसी गंदी स्थिति नहीं थी, जैसी कि उत्तर भारत में थी। दूसरा बिंदु, सोसाइटी ब्राह्मणिस्टिक, ब्राह्मणवादी नहीं थी। ब्राह्मण केवल राजा को सलाह देने के लिए होते थे और कोई इनका ज्यादा प्रभाव नहीं होता था, जैसा कि उत्तर भारत में। भिन्नता समझिए, कई बार भिन्नता पूछी जाती है, डिफरेंस पूछे जाते हैं। अब गरीब लोग हट में रहते थे, झोपड़ी में, और अमीर लोग ईंट के बने हुए घरों में। भोजन मांस और चावल और अल्कोहल तो पिया ही जाता था। 5वां नंबर, साहित्य में शिक्षा से संबंधित कई सारे रेफरेंस मिलते हैं, जैसे कि प्रीस्ट लोगों को वैदिक एजुकेशन होनी चाहिए और खगोल शास्त्र की एजुकेशन होनी चाहिए, एस्ट्रोनॉमी। रूलिंग क्लास को मिलिट्री की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मर्चेंट क्लास को मैथमेटिक्स, जोड़ घटाना। आर्टिशियंस, जो कामगार हैं, उनको आर्ट एजुकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मटका कैसे बनाया जाए, तलवार कैसे बनाई जाए। ठीक है, अब देखिए 6वां बिंदु, इनके प्राइमरी भगवान कौन से थे? देती मुर्गन, मालूम होगा कार्तिकीय, किसके पुत्र हैं? भोले बाबा और माता पार्वती। इनकी भी एक काफी कहानी है जो आपको कभी बार बताऊंगा कि कैसे कार्तिकेय दक्षिण भारत में पहुंचे, वहां पर रुके और उनका पूजन आरंभ हो गया है। 7वां बिंदु, संगम साहित्य से हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग काफी नवाचारी थे, क्योंकि जो अपनी वो कृषि किया करते थे वो मानसून के अनुसार किया करते थे, कि वर्षा कब आ रही है, वर्षा कब जा रही है, उसी के अनुसार अपनी बुआई और कटाई किया करते थे। ओके, नाउ
फॉरवर्ड टू विमेन कंडीशन। पॉलीगैमी वाज प्रेवलेंट इन लिमिटेड मैनर, मतलब बहुपत्नी रखने की, एक से अधिक पत्नी रखने की जो प्रथा थी कुछ मात्रा में वहां पर थी। सती की जो परंपरा थी वो चल रही थी वहां पर, मैंने आपको पहले ही बताया पांड्यन वालों में। विमेन कंडीशन जो थी एजुकेशन लेने के लिए काफ़ी अच्छी थी, विमेन एजुकेशन ले सकती थी। हमको कई सारी पोइट्स हैं, अवायार, नच्चेल्यार, ककाई पढ़नियार, ऐसी कई सारी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने संगम साहित्य जो है उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तमिल लिटरेचर को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं विमेन को शिक्षा का अधिकार था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो प्रोस्टिट्यूट्स और डांसिंग गर्ल, इनका भी उल्लेख मिलता है कि ये भी वहां पर उसी तरीके से पैरेलल रूप में चल रही थी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, विमेन वर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, महिला को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था, मगर व्हाट लाइफ ऑफ विडोज वाज मिजरेबल, मतलब विडो की जो जीवन था काफी दयनीय था, बेकार था अगर वो विधवा हो गई है तो। ओके, मैन एंड वुमेन पोजीशन वर नॉट सेम इन सोसाइटी, महिला और पुरुष की जो पोजीशन थी समाज में समान नहीं थी। वो तो आप ऊपर के बिंदु से ही समझ गए होंगे, जो मैंने जस्ट पढ़ाया कि विडोज की पोजीशन अच्छी नहीं थी, इसका मतलब उसको पुनर्विवाह का इजाजत नहीं थी, और जबकि पुरुष को थी। तो इसी से आप समझ जाइए महिला और पुरुष की पोजीशन कैसी होगी समाज में, एक समान नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कहाँ की ओर, इकोनॉमी। सो संगम इकोनॉमी, चीफ ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि। कौन सी क्रॉप्स को सबसे ज्यादा उगाया जाता है, चावल, और इसके अलावा कई अन्य क्रॉप्स हैं जैसे टर्मरिक, कॉटन, कपास, जिंजर, अदरक, कार्डामम, इलायची, पेपर, मिर्च, जैसे आदि। हैंडक्राफ्ट्स, हैंडक्राफ्ट्स भी एक व्यापार था, मैंने आपको पहले ही बताया, कई सारे हैंडक्राफ्ट्स रोम में जाते थे, कस्टम ड्यूटी भी लगती थी, यहां से जाते थे तब। वीविंग, बुनाई, मेटल वर्क, तलवार बनाना आदि, कारपेंट्री, घोड़ा गाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी बनाना, शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग दक्षिण भारत में बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने आपको बताया भी था, चोला की नेवी थी। एंड मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, मतलब हीरे जवाहरात, नेकलेस किससे बनाए जाते थे, बीड्स, मनके, पत्थर, स्टोन्स, आइवरी, हाथी दांत, इनसे सारे के सारे जेवरात बनाए जाते थे। सो नाउ नेक्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड दैट्स वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द संगम पीरियड। संगम काल में आंतरिक और बाहरी व्यापार अपने पीक पर पहुंच गया था। A high expertise was attained in spinning and weaving of cotton and silk cloths. These were in great demand in the Western world, especially for cotton clothes woven at Uraiyur. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चोलास किस लिए फेमस थे, अपने कॉटन के क्लोथ्स के लिए, व्यापार के लिए, कपास के। वही देखिए उरायूर उनकी कैपिटल। यहाँ के लोगों में वीविंग की बहुत अच्छी, स्पिनिंग एंड वीविंग, धुनाई और बुनाई, कॉटन की इसकी बहुत अच्छी स्किल्स थी, इसीलिए ये इसके कॉटन के क्लोथ्स बनाते थे जिनकी मांग बाहरी देशों में बहुत ज्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शियल सिटी कौन सी थी संगम एज में, पोहार, उरायूर, मदुरई आदि। पोर्ट्स कौन से थे महत्वपूर्ण, टोंडी किसका पोर्ट है, मैंने आपको बताया चेरा का। कोरकाई किसका है, पीछे बताया, पढ़िए, मुसीरी, अरकामेडू, सलायोर, पोहार, कोची, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट पोर्ट्स हैं। मैनी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन that were issued by Roman Empire like Augustus, Tiberius, Nero have been found in all parts of Tamil Nadu, indicating flourishing trade. कई सारे रोमन शासकों के सिक्के हमको यहाँ पर मिले हैं, सोने के और चांदी के, तमिलनाडु के कई सारे क्षेत्रों में, जो कि ये इंगित करता है कि संगम काल में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था रोमन्स के साथ। ओके, तो नाउ मेजर एक्सपोर्ट्स के आइटम क्या थे, हम क्या एक्सपोर्ट किया करते थे, हम कॉटन फैब्रिक, मैंने आपको बताया कॉटन के कपड़े, स्पाइसेस लाइक पेपर, मिर्च, जिंजर, अदरक, कार्डामोम, इलायची, सिनेमोम एंड टर्मरिक, हल्दी, इसके साथ साथ आइवरी प्रोडक्ट, हाथी के दांत के बने हुए वस्तु, पल्स, मोती, प्रीसियस स्टोन, अर्ध बहुमूल्य पत्थर जो समुद्र से निकलते हैं, इन सबको एक्सपोर्ट किया करते थे। इंपोर्ट क्या करते थे, घोड़े, क्योंकि आपको मालूम है अरबी घोड़े बहुत अच्छे होते हैं, तुर्कों ने उसी से जीत हासिल की है। गोल्ड, स्वीट वाइन, दारू, मतलब वाइन दारू में आती, पता नहीं ऐसा वाइन। ओके, सो नाउ इस तरीके से आपका संगम पीरियड खत्म होता है। नाउ हम अपने उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था, कितने लोगों ने उसका सही आंसर दिया, देखिए कमेंट में अपने। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन संगम पीरियड, देखिए, मेगास्थनीज हैड मेंशन द चोलास किंगडम एज द किंगडम ऑफ पर्ल,
किंगडम ऑफ पर्ल किसे कहते हैं? पांड्यास को। मैंने आपको बताया था मोतियों का व्यापार करते हैं। चोलास को क्या कहते हैं? कॉटन के लिए फेमस थे चोलास तो। ओके, जबकि पहली वाली स्टेटमेंट देखिए, विडोज की कंडीशन मिजारेबल है, बिल्कुल दयनीय है। सेकंड संगम कहाँ हुआ है? कपाड़पुरम में हुआ है। हेरिडेटरी मोनार्की, अनुवांशिक राजा का बच्चा राजा बनेगा, बिल्कुल है। आ जाइए अब नीचे, ऑफिसर नेम मिनिस्टर, प्रीस्ट, स्पाई। मिनिस्टर को अमाइचार, बिल्कुल सही है। प्रीस्ट को क्या कहते हैं? थूतर? नहीं, क्या कहते हैं? अनंतनार। स्पाई को ओरार, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा। इस तरीके से आपका संगम पीरियड खत्म होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ना आपका सेकंड पार्ट खत्म।